वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो ये फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, आप अपने बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे और बीटेक फर्स्ट ईयर के कोई से भी सेमेस्टर में आप पढ़ सकते हैं। ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को चलाता है या सेकंड सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को चलाता है। और साथ ही साथ मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो बच्चे सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हों इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वो टॉपिक, या फिर थर्ड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स के सब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हों। तो अगर वो टॉपिक आपके वीडियोस में कवर किए गए हैं तो आप भी उनका लाभ उठा सकते हैं। ये ना सोचिए कि ये बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए ही बनाई गई है, क्योंकि मैं उस लेवल पे आपको पढ़ा रहा हूँ कि कहीं पर भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए उस टॉपिक से रिलेटेड, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर यूनिट फर्स्ट कवर अप कर रहे हैं और यूनिट फर्स्ट 3 चैप्टर में डिवाइड है, तो हम जो चैप्टर नंबर सेकंड यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है, सारे टॉपिक वाइज वीडियोस अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ चैप्टर जो थर्ड है उसके भी 3 टॉपिक कवर कर लिए गए हैं और केवल एक टॉपिक भी वहाँ पर बचा हुआ है। तो सेकेंड चैप्टर जो रेक्टिफायर है, एक एप्लीकेशन है डायोड की, उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और आज जो हमारा टारगेट है वो है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का, यानी कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, कैसे ये काम करता है, कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, कैसे ये सेंटर टेप से डिफर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे हम। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन मैं आपको करा देता हूँ। रेक्टिफायर्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। आप कह रहे होंगे कि लास्ट वीडियो में सर आपने जब सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ाया था तो वहाँ पर आपने कहा था कि 2 टाइप के होते हैं, यहाँ पर आप कह रहे हैं 3 टाइप के होते हैं। तो थोड़ा सा रुकिए, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक हाफ वेव रेक्टिफायर बताया है और दूसरा मैंने आपको यहाँ पर सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, इन दोनों को टाइप्स में ही बता दिया। अदरवाइज हाफ वेव रेक्टिफायर और ये दोनों जो हैं ये आपके फुल वेव रेक्टिफायर में आते हैं। तो इस वजह से आपका बेटा 2 टाइप के हो जाते हैं। आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर 3 टाइप कैसे हो गए। चलिए आगे। ऑल दीज 3 रेक्टिफायर्स हैव ए कॉमन एम दैट इज टू कन्वर्ट द अल्टरनेट एसी करंट इनटू द डायरेक्ट करंट, यानी कि डीसी। यानी कि इन सभी तीनों टाइप के जो रेक्टिफायर्स हैं उन सबका काम केवल एक है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, लेकिन जब पहले हाफ वेव रेक्टिफायर था, उसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर की कुछ डिसएडवांटेजेस थी जिनको रिमूव करने के लिए सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर बनाया गया। फिर जब देखा कि सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में एक बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि उसका जो कॉस्ट है वो बहुत हाई पड़ता है कंपेयर टू द हाफ वेव और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमने बताया था आपको कि जो आपका सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है वो यूज होता है और वो बहुत ही कॉस्टली होता है। ठीक, चलिए आगे। नॉट ऑल दीज 3 रेक्टिफायर्स एफिशिएंसी कन्वर्ट द अल्टरनेट करंट एसी इनटू द डायरेक्ट करंट डीसी। ओनली द सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर efficiently convert the alternate AC into the DC सर्किट। इसका मतलब ये है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो आपकी जो अल्टरनेट AC करंट होती है DC में कन्वर्ट नहीं कर पाता इफेक्टिवली मतलब क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल पॉजिटिव जो साइकिल होती है वो ही रेक्टिफाई हो पाती है, नेगेटिव साइकिल रेक्टिफाई नहीं होती है। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको क्विक रिवीजन में कनेक्ट करने के लिए थी कि हमने लास्ट में क्या पढ़ा है, उससे हम कनेक्ट हो जाएं कहीं ना कहीं टॉपिक पर। और डायग्राम भी अगर आप देखें तो ये आप देखते ही पहचान गए होंगे हाफ वेव रेक्टिफायर का है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ भी वैसे देखकर पहचान गए होंगे, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि नीचे लिखा हुआ उसे पढ़कर ही पहचान गए होंगे कौन से टाइप का रेक्टिफायर यहाँ पर है। तो आप देख रहे होंगे हाफ वेव रेक्टिफायर है, हमें पता है हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज होता है। तो जब आप इसको पॉजिटिव साइकिल देंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, और अगर आप यहाँ पर निगेटिव साइकिल अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आउटपुट आपको नहीं मिलेगा।
बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप थ्योरी की फॉर्म में अगर आप इसकी को समझना चाहते हैं तो आपको पहले हाफ वेव रेक्टिफायर की वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर था। वहीं पर अगर फुल वेव रेक्टिफायर जो सेंटर टेप्ड हम पढ़ चुके हैं उसकी बात करें तो पहले आप AC इनपुट सिग्नल को अप्लाई करते हैं ट्रांसफार्मर के इनपुट टर्मिनल पर, जो कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है, और यही आपका सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यानी कि इस ट्रांसफार्मर को ही हम क्या बोलते हैं, सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर। ठीक है, और इस ट्रांसफार्मर की केवल और केवल एक डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्सपेंसिव है कंपेयर टू द नॉर्मल डिवाइस जो हम यूज करते हैं फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो यही एक डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से हमने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी तो D1 डायोड जो है वो काम करेगा, D2 डायोड जो है वो काम नहीं करेगा। इस तरीके से आपको ऊपर वाले पोर्शन में ही केवल फ्लो ऑफ करंट मिलेगा, और जैसे ही आपकी निगेटिव हाफ साइकिल जाती है तो डायोड D1 जो है वो ऑफ हो जाएगा और डायोड D2 जो है वो ऑन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो फ्लो ऑफ करंट है वो जीरो हो जाएगा अपर पार्ट पे, और फिर लोअर पार्ट जो है वहाँ पर फ्लो ऑफ करंट जो है वो बना रहेगा। ठीक है, जिस वजह से आपको पॉजिटिव साइकिल एज कंपेयर टू द निगेटिव साइकिल दोनों की वजह से यहाँ पर आउटपुट आपको मिलती है आउटपुट टर्मिनल पर। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। तो ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब जो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर है उसकी कंस्ट्रक्शन आप अगर देखें तो यहाँ पर आप कोई भी ट्रांसफार्मर का यूज नहीं करेंगे, सिंपल AC सिग्नल आप अप्लाई करेंगे, और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ पर कॉम्बिनेशन है ब्रिज रेक्टिफायर आपके 4 डायोड्स का, D1, D2, D3 और D4, और बीच में आपका लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, जैसे ही हम AC सप्लाई अप्लाई करेंगे तो प्रोसेस होगा, यहाँ पर डायोड ऑन ऑफ होंगे, उस वजह से आपको पॉजिटिव पर भी रिजल्ट मिल जाता है और नेगेटिव साइकिल पर भी आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, और कोई भी स्पेस दोनों के बीच में नहीं होता। दैट मीन्स ये आपका फुल वेव आउटपुट आपको देगा रेक्टिफाई करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। वैसे भी नोट सबके लिए अहम होते हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर टॉपिक के लिए भी कुछ अहम बात यहाँ पर लिखी हुई होगी। द रेक्टिफायर एफिशिएंसी ऑफ द ब्रिज रेक्टिफायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। The only advantage of bridge rectifier over the center tapped full wave rectifier is the reduction in cost। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर है और ब्रिज टाइप का फुल वेव रेक्टिफायर है तो उनके वर्किंग में कहीं पर भी कोई भी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस केवल और केवल डिफरेंस जो है वो उस सिस्टम की कॉस्ट को रिडक्ट करने का है, क्योंकि वहाँ पर आप सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं और वो जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है। इस वजह से आपके सिस्टम की, आपका जो आपने सर्किट डिज़ाइन किया है उसकी जो वैल्यू है, उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। आगे, द ब्रिज रेक्टिफायर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर 4 डायोड्स आर यूज। जबकि ब्रिज रेक्टिफायर में जो हम सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है उसकी जगह पर हम 4 डायोड्स को यूज करेंगे। ठीक है, आगे, ए ब्रिज रेक्टिफायर इज ए टाइप ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर विच यूजेज 4 डायोड्स इन ए ब्रिज सर्किट कॉन्फ़िगरेशन टू एफिशिएंटली कन्वर्ट द अल्टरनेट करंट AC इनटू द DC। ये डेफिनेशन हो जाती है आपकी ब्रिज रेक्टिफायर की। तो ब्रिज रेक्टिफायर एक टाइप है फुल वेव रेक्टिफायर का जिसमें आप 4 डायोड का यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ब्रिज, और जो सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन एफिशिएंसी होती है वो 100% है, मतलब वो अल्टरनेट करंट को DC में कन्वर्ट करेगी, वो पॉजिटिव साइकिल को भी कन्वर्ट करेगी, नेगेटिव साइकिल को भी कन्वर्ट करेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर का पूरा सर्किट है। यहाँ पर आप C और D के बीच में आउटपुट मेजर करेंगे क्योंकि यहीं पर आपका लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इज दैट क्लियर?
तो ये ब्रिज रेक्टिफायर की कंस्ट्रक्शन है। अब इसको थ्योरेटिकली हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ब्रिज रेक्टिफायर को कंस्ट्रक्ट करने में आपको 4 डायोड की ज़रूरत है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे 4 डायोड की नीड है, एक एसी सोर्स की नीड है और एक आपका लोड रजिस्टर की नीड होती है। अदरवाइज आप यहाँ पर कोई और कंपोनेंट नहीं देख रहे होंगे। चलिए इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ ए ब्रिज रेक्टिफायर इज शोन इन द फिगर। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर राइट साइड, द ब्रिज रेक्टिफायर इज मेड अप ऑफ 4 डायोड्स, नेमली D1, D2, D3, D4 and the load resistor RL. The 4 diodes are connected in a closed loop. एक closed loop में हम इनको कनेक्ट करते हैं। Configuration to efficiently convert the alternate current into the direct current, जिससे कि आप इजी वे में इफेक्टिवली कन्वर्ट कर सके अल्टरनेट करंट को डीसी करंट में। आगे, द मेन एडवांटेज ऑफ दिस ब्रिज सर्किट कॉन्फ़िगरेशन इज दैट वी डू नॉट require any expensive center tap transformer, thereby reduction in its cost and size। यानी कि हम इसमें जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पर हम कोई भी ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर इस सर्किट की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है और साइज भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होता है। तो इधर आपका ये दिख रहा है एसी इनपुट हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये एसी सोर्स लगा हुआ है, इसको बाहर दिखा दिया गया है कि एसी किस तरीके का होता है, क्योंकि हमें पॉजिटिव और निगेटिव हाफ साइकिल पर ही काम करना है। और यहाँ पर आपके 4 डायोड लगे हुए हैं, D1, D2, D3 और D4। ठीक है, और उनके बीच में लोड लगा हुआ है जहाँ पर हमें आउटपुट मेजर करनी है। ठीक है, और वो डीसी आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, दैट मीन्स फुल फॉर्म ऑफ द या फुल वेव रेक्टिफिकेशन यहाँ पर मिला है। चलिए आगे बात करें कि जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो कैसे काम करता है। तो व्हेन इनपुट एसी सिग्नल इज अप्लाई अक्रॉस द ब्रिज रेक्टिफायर, जब हम इनपुट एसी सिग्नल को अप्लाई करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर पर, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 एंड D3 आर फॉरवर्ड बायस। अगर आप यहाँ पर देखें, जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पर जा रही है एसी सोर्स के माध्यम से A और B टर्मिनल पर, तो आपको क्या मिला यहाँ पर कि जो A टर्मिनल है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, डायोड D1 के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुई, तो ये हो गया आपका किस फॉर्म में, फॉरवर्ड बायसिंग में। सेम एज इट इज इधर आप देख रहे होंगे ये जो निगेटिव टर्मिनल है ये इसके निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इसलिए D3 जो है वो क्या हो गया है, रिवर्स बायसिंग में। ठीक है, D3 इन द रिवर्स बायस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो फ्लो ऑफ करंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अगर आप एरो हेड को देखेंगे तो कुछ इस डायरेक्शन से आपका करंट फ्लो होगा इसमें, और आपको हाफ वेव जो पॉजिटिव थी वो मिल जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको मिल गई। ठीक, वहीं पर आगे बात करते हैं। and allow electric current while the diode D2 and D4 are reverse biased and block the electric current। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो D2 है और ये जो D4 है ये दोनों आपके इस सिचुएशन में ऑफ रहेंगे, मतलब ओपन सर्किट रहेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द टर्मिनल A becomes the positive while the terminal V becomes the negative। यानी कि कहाँ से थे हम, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल जब हमने अप्लाई की तो जो टर्मिनल ए है वो पॉजिटिव हो जाता है और टर्मिनल बी जो है उस पर निगेटिव चार्ज हो जाता है। दिस कॉज द डायोड D1 एंड D3 फॉरवर्ड बायस एंड एट द सेम टाइम इट कॉज द डायोड D2 एंड D4 इज रिवर्स बायस्ड। कहने का मतलब ये है इस सिचुएशन में जो डायोड आपका, एक सेकेंड, ये जो डायोड D1 है और ये जो डायोड D3 है ये आपके फॉरवर्ड बायस में रहेंगे, और जो डायोड D2 है और डायोड D4 है वो आपके रिवर्स बायसिंग में चले जाएंगे जब आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई की है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डीसी आउटपुट मिल जाता है। आगे बात करें, ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D2 एंड D4 आर फॉरवर्ड बायस्ड एंड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट while diode D1 and D3 are the reverse biased and block the
इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तब आपके डायोड D2 और D4 ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और डायोड D1 और D3 जो है वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये D2 और D4 से यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा, और अब जो करंट का फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल ऊपर हो गया है, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लो ऑफ करंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, और लोड रजिस्टर पर हम मेजर कर लेते हैं जो भी आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। ये तो पॉजिटिव की थी और ये आपकी नेगेटिव से मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फुल वेव रेक्टिफाई यहाँ पर हो रही है। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, कलर चेंज करें, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द टर्मिनल B becomes positive while the terminal A becomes the negative, यानी कि A टर्मिनल उस सिचुएशन में नेगेटिव हो गया, B टर्मिनल उस सिचुएशन में पॉजिटिव हो गया। This causes the body D4 and D2 forward bias, and at the same time it causes the diodes D1 and D3 in the reverse biasing। ठीक है, क्लियर। तो जब हम ब्रिज रेक्टिफायर पर AC सिग्नल अप्लाई करते हैं और उस AC सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल जाता है तो क्या होता है, जब उसी सिग्नल का नेगेटिव हाफ साइकिल जाता है तो क्या होता है, ये आपको सॉरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे अगर हम बात करें तो इन सब वेव फॉर्म को कंबाइन करके यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि जब D1 आपका ओपन सर्किट है तो D3 भी आपका ओपन होगा, जब D2 आपका क्लोज सर्किट है तो उसी सिचुएशन में आपका D4 क्लोज सर्किट होगा। AC सिग्नल चला अपने घर से और जा रहा था झूमता हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, बहुत अच्छे से घूमता घामता बिल्कुल सन ग्लासेस लगाकर अपना AC चल दिया। जैसे ही AC पहुंचा किस पर, डायोड्स की इनपुट पर, तो D1 और D3 ने कहा अच्छा आ जा, तो उसने क्या किया, पॉजिटिव साइकिल्स पर, यानी कि वो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग में काम करने लगा। तो निगेटिव जो था उस पर उसको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, दैट मीन्स वहाँ पर आपका जीरो है, क्योंकि वो रिवर्स बायसिंग सिचुएशन में है। और आपको पता है डायोड जब रिवर्स बायस में होता है तो वहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। वहीं पर जैसे ही वो आगे बढ़ता हुआ D2 और D4 पे पहुँचा तो उस सिचुएशन में आपकी जो निगेटिव साइकिल है वही आप उसकी आउटपुट ले सकते हैं, अदरवाइज पॉजिटिव पर वो किस में हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग में, यानी कि यहाँ पर जीरो रहेगी, यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल से फिर जीरो, नेगेटिव हाफ साइकिल के कारण फिर जीरो, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के कारण आपको ये आउटपुट मिले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। D2 और D4 जो डायोड लगे हुए हैं आपके ब्रिज रेक्टिफायर में, अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ आ गई, ये वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है यहाँ पर आ गई, ये वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पर आ गई। इसी तरीके से फर्दर ऑन आपको फुल्ली रेक्टिफाइड आउटपुट मिल जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए फाइनली अब हम देखते हैं कि जो हमारा ब्रिज टाइप रेक्टिफायर है उसको जब हम कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आप कैपेसिटर से पास नहीं करेंगे उस आउटपुट को तो वो आउटपुट आपकी पल्सिंग डीसी फॉर्म होगी, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एसी के कंपोनेंट्स भी रहते हैं। ठीक है, तो ये एसी इनपुट सिग्नल है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ब्रिज का है और आगे आपका कैपेसिटर लगा दिया गया है यहाँ पर, जिसके पैरेलल में लोड आपने दिया हुआ है जिससे कि एकदम से कोई अचानक से फॉल्ट ना हो। ठीक है, चलिए तो ये आपका एसी सिग्नल गया और पूरा प्रोसेस हुआ जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप देखा, और आपको एक पल्सेटिंग डीसी सिग्नल इस तरीके से मिल जाता है। ठीक है, ये अब जब आप इससे प्योर डीसी बनाएंगे तो उसके लिए आप इसको पास करेंगे कहाँ से, कैपेसिटर से या इंडक्टर से। जब आप इसको कैपेसिटर से पास करते हैं तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी यही होती है कि एक बार वो क्या होगा, चार्ज होगा, फिर एक बार डिस्चार्ज होगा, फिर एक बार चार्ज होगा, फिर एक बार डिस्चार्ज होगा। तो जब वो डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, ये जो सिंबल है ये बढ़ेगा, और जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो ये सिंबल घटेगा, फिर ऐसे ही बढ़ेगा, फिर ये घटेगा, बढ़ेगा और घटेगा इस तरीके से, यानी कि चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, और फाइनली आपको जो आउटपुट है वो एक फिक्स्ड टाइप ऑफ वोल्टेज यहाँ पर देखने को
मिल जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या एडवांटेजेस हैं आपकी ब्रिज रेक्टिफायर की। इसका लो रिपल इन द आउटपुट डीसी सिग्नल, यानी कि जो यहाँ से आउटपुट आपको मिलती है उसमें रिपल्स की जो वैल्यू है, मतलब एसी के जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। हाई रेक्टिफायर एफिशिएंसी, क्योंकि रिपल्स ही कम है, यानी कि एसी जो सिग्नल्स हैं, एसी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो बहुत कम है, दैट मीन्स उसकी जो एफिशिएंसी है वो हाई होगी। आगे लो पावर लॉसेज, जो लॉस होता है पावर का वो बहुत कम होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट लुक्स वेरी कॉम्प्लेक्स, जो अगर हम उस डायग्राम को देखें तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील होता है ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का। और मोर पावर लॉस एज कंपेयर टू द सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, और जो पावर का लॉस है वो सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लियर। ये लो पावर लॉस का मतलब हो गया ओवरऑल, यहाँ पर ये कंपैरिजन करके बताया गया है कि उस वाले जो मेथड हैं या फिर उस में जो सेंटर टैब्ड में हमने यूज़ किया है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर पावर का लॉस कुछ ज़्यादा होगा कंपेयर टू द सेंटर टैब्ड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, चलिए आगे हम कंपैरिजन देख लेते हैं। क्योंकि हमने हाफ वेव पढ़ लिया है, सेंटर टेप्ड पढ़ लिया है और ब्रिज पढ़ लिया है। सेंटर टेप्ड और ब्रिज जो हैं वो एक तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर्स आपके होते हैं। ठीक है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सेंटर टेप्ड और ब्रिज रेक्टिफायर्स की वर्किंग में या फिर उसके रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस डिफरेंस केवल कॉस्ट का होता है। ठीक है, देखिए आप नंबर ऑफ डायोड्स यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 हैं और ब्रिज में 4 होते हैं। ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी जो है वो यहाँ पर कुछ नहीं होती है, यानी कि ट्रांसफार्मर की नीड है ही नहीं। यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा होता है, यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर नहीं लगा होता। मैक्सिमम एफिशिएंसी जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर देख सकता है वो 41% है। वहीं पर अगर हम सेंटर टेप की बात करें यहाँ पर 81.2% है और सिमिलरली ब्रिज रेक्टिफायर में भी 81.2% आपको देखने को मिल जाती है। आगे बात करें रिपल फैक्टर की, तो रिपल फैक्टर क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का 1.21, ठीक है, जबकि सेंटर टेप का होता है 0.48 किसका, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर का भी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी की अगर आप बात करें तो हाफ वेव में FN मिलती है, यहाँ पर 2F in मिलती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में उसका डबल हो जाता है, और सेम एज इट इज आपका ब्रिज में है 2F in, यानी कि एक तरीके से ये डबल हो जाती है जो फ्रीक्वेंसी है उसके आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है। पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो VM है, यहाँ पर 2VM है, यहाँ पर VM है, तो केवल और केवल यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस है, अदरवाइज सेम है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, जो कंपैरिजन था वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम अगली स्लाइड की बात करें तो यहाँ पर आपका सेशन खत्म होता है। सेशन आपको कैसा लगा है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसको भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स आप ज़रूर फिल किया करें वीडियो देखने के बाद। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक, चलिए मिलते हैं अब अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।